गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट का। इससे पहले हम लोग एंटी हिस्टामिनिक एजेंट पढ़ लिए थे, मतलब एंटी हिस्टामिन रिसेप्टर वगैरह पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ देंगे। तो H1 पहले हम ये जानेंगे, जो H1 रिसेप्टर होता है, जो हिस्टामिन होता है, जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से आके बाइंड होता है तो उसके बाद क्या क्या होता है ये हमको पता है कि हिस्टामिन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, जो कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर का टाइप है। तो H1 के बाद बात करें। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे ही हम एंटी हिस्टामिन की बात करेंगे तो ये सारी प्रक्रिया रुक जाएगी, ये जो होना है ये सब कुछ रुक जाएगा। तो H1 रिसेप्टर पे जो हिस्टामिन आके बाइंड होता है वो एक तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का टाइप है। तो वो क्या करता है कि फास्फोलाइपेज सी सिक्रीट करवाता है, फास्फोलाइपेज सी बनवाता है, और ये फास्फोलाइपेज सी आगे चल के DAG एंड IP3 बनाता है, आयनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ये IP3 एंड DAG, और जो DAG होता है ये फास्फोकाइनेज सी बनवाता है, और IP3 कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। अच्छा, एक चीज और है कि हम लोग जब मतलब उसका न्यूरोनल कंडक्शन पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग न्यूरोनल कंडक्शन पढ़ चुके हैं, आप लेक्चर उसमें वीडियो में देख लीजिएगा। तो न्यूरोनल कंडक्शन में एक था कि जैसे ही कैल्शियम आयन की एंट्री हो रही थी, जैसे ही उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, सोडियम आयन की इनपुट बढ़ रहा था फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, यानी ECF से ICF को सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, जिससे डीपोलराइजेशन हो रहा था। तो जब फास्फोलाइपेज सी IP3 बनाया, IP3 ने कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाया, इसका मतलब अब डीपोलराइजेशन होगा, और जब डीपोलराइजेशन होगा तो हमें पता है कि वैसोडाइलेशन करवाता है। जो H1 हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन वो वैसोडाइलेशन करवाता है H1 रिसेप्टर पर, वैसोडाइलेशन करवाता है, लोकल इम्यून रिस्पॉन्स दिलवाता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, ये सारी क्रिया करवाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डीपोलराइजेशन जब करवाएगा तभी तो वैसोडाइलेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा तभी वैसोडाइलेशन होगा। अच्छा, एक चीज और है, ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो अगर ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है तो इसका मतलब कि वो डीपोलराइजेशन करवा रहा होगा। तो एक चीज यहां पे है। अच्छा, एक चीज और आता है NMDA, हालांकि उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उतना नहीं जानना है। NMDA मैग्नीशियम आयन ब्लॉक कैटायन चैनल, ये जो डीपोलराइजेशन, यानी कैल्शियम जैसे ही आया, सोडियम की एंट्री हुई, डीपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन के बाद हाइपरपोलराइजेशन होता है, उसके बाद जो है ओरिजिनल स्टेज में आ जाता है। वो सब हम पढ़ चुके हैं न्यूरोनल कंडक्शन में। तो यहां पर हो क्या रहा है कि डीपोलराइजेशन की वजह से ये जो वैसोडाइलेशन है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और जो NMDA है, ये NMDA जो वर्क करता है, ये ब्रेन पर वर्क करता है, यानी रीडिंग, जो भी लर्निंग प्रोसेस होती है उसको बढ़ा देता है NMDA लर्निंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। और हम ये कह रहे हैं कि NMDA ब्लॉक हो जा रहा है, इसका मतलब लर्निंग प्रोसेस कम हो जाएगी यहां पर, हालांकि ये उतना नहीं देखना, ये चीज मेन है। तो इसी तरीके से H1 रिसेप्टर काम करता है। H1 रिसेप्टर पर जब हिस्टामिन आता है तो इस तरीके से काम करता है कि फास्फोलाइपेज सी बन जाता है, और फास्फोलाइपेज सी DAG बनाता है, IP3 बनाता है, IP3 कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, इससे डीपोलराइजेशन होता है, वैसोडाइलेशन होता है। ये सारी प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, जो H1 एंटी हिस्टामिन होगा वो इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक देगा, ये सारी प्रोसेस रुक जाएगी। अच्छा, फास्फोलाइपेज ई अमीनो एसिड भी बनाता है, मतलब एक साथ दो काम करता है। उसके बाद जो है इसको उतना नहीं जानना। तो ये रहा H1 एंटी हिस्टामिन की मैकेनिज्म, H1 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट की मैकेनिज्म। अब हम देख लेते हैं H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट की मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का ये भी टाइप है, जो कि एक मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, लेकिन ये स्टिमुलेटरी है, GS लिखा हुआ है, ये स्टिमुलेटरी है। इसका मतलब ये होता है कि एडिनाइल साइक्लेज और साइक्लिक AMP को बढ़ा देगा, एडिनाइल साइक्लेज एंड साइक्लिक AMP को बढ़ा देगा, जिससे फास्फोकाइनेज A बढ़ जाएगा, फास्फोकाइनेज A बढ़ जाएगा, और जिससे डीपोलराइजेशन होगा। फिर वही चीज
यहां पे भी डिपोलराइजेशन हो रहा था, लेकिन चूंकि इसका रिसेप्टर वहां पे नहीं पाया जा रहा था, इसलिए वैसोडाइलेशन कर रहा था। इसका जो डिपोलराइजेशन होगा, ये जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल है, वो HCl सिक्रीट करती है, और जैसे ही डिपोलराइजेशन होगा HCl का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, और HCl का सिक्रीशन बढ़ जाएगा यानी हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट देंगे, वो सारी प्रक्रिया को रोक देगा, और जब ये रोक देगा तो जाहिर सी बात है ये पेराइटल सेल एसिड सिक्रीशन कम कर देगी, तो इस तरीके से ये काम करता है। यानी H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन बनाता है, साइक्लिक एमपी को बढ़ाता है और फास्फोकाइनेज ए को बढ़ाता है, जिसके उपरांत जो रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो जाता है। यहां पे भी कैल्शियम आता है, ठीक है, कैल्शियम आता है, मतलब कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, डिपोलराइजेशन होता है, पेराइटल सेल HCl सिक्रीट करने लगती है। अगर हमें वो करना है यानी एंटी हिस्टामिनिक देना है, तो ये सारी प्रोसेस को हमें रोक देना है, जिससे हाइपर एसिडिटी कम हो जाता है। इसके एग्जाम्पल में आता है डोमपेरिडाउन वगैरह, ये सब आता है, और पेंटोपेराजोल, ये सब आता है इसके एग्जाम्पल में। अब H3 रिसेप्टर के देख लेते हैं। H3 रिसेप्टर, जब हिस्टामिन आएगा H3 रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो इसका थोड़ा सा अलग है, इन सबकी मैकेनिज्म के उसमें थोड़ा सा अलग है। ये इनहिबिटरी है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, टाइप है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर का टाइप है, इनहिबिटरी है। ये फीडबैक इनहिबिटर के काम करता है, फीडबैक इनहिबिटर फॉर हिस्टामिन। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ा था H3 रिसेप्टर के बारे में, कि ये जो है ये मॉड्यूलेशन शो करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का मॉड्यूलेशन शो करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर बढ़ा तो उसे नॉर्मल करेगा, घटा तो उसे नॉर्मल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं किसी कारणवश H3 रिसेप्टर पर जो हिस्टामिन है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, मतलब ये है कि मॉड्यूलेशन में कमी आ जाए, या जैसे मान लें कोई न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल शाइजोफ्रीनिया में सीरोटोनिन बढ़ जाता है, और हिस्टामिन भी सीरोटोनिन एंड डोपामिन बढ़ जाता है, जबकि उसमें आपका जो है शाइजोफ्रीनिया में ये हो जाता है। और तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें क्या करना होता है कि जो सीरोटोनिन और डोपामिन बढ़ा उसको नॉर्मल करना होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम H3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। पहले हम इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। तो इनहिबिटरी टाइप है, मैकेनिज्म ये इतना, तो ये सब सेम है, यानी ये सब सेम है, लेकिन ये कम कराता है, यानी एडिनाइल साइक्लेज को कम कराएगा। अच्छा, इसमें एडिनाइल साइक्लेज है, हमने एसिटाइल कोलिन कह दिया है, ये सॉरी, इसके लिए जो है ये एडिनाइल साइक्लेज है। साइक्लिक एमपी कम हो जाएगा, फास्फोकाइनेज ए कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, और जिससे क्या होगा, रिड्यूसेस कैल्शियम आयन सिक्रीशन। यहां पर कैल्शियम आयन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो रहा था, यहां पर कैल्शियम आयन घट हो रहा है, इसका मतलब प्रिवेंट डिपोलराइजेशन, ये डिपोलराइजेशन यहां पे कम हो जाएगा। और एक चीज और है कि ब्लॉक HVACC रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर ट्रांसमीटर, ये GI करता है। अब यहां पे एक चीज और देखना है कि शाइजोफ्रेनिया में जब सीरोटोनिन बढ़ जाएगा और डोपामिन बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें इसे ब्लॉक करना होगा, क्योंकि अगर बढ़ा रहेगा तो उसे घटा के नॉर्मल करना होगा, तो उस केस में हमें इसे ब्लॉक करना होगा, यानी H3 एंटाहिस्टामिनिक एजेंट देंगे हम। ये एक चीज और है, डिक्रीज गैस्ट्रिन सिक्रीशन इन GIT, इसका काम होता है। अगर हमें गैस्ट्रिन सिक्रीशन को बढ़ाना होगा, गैस्ट्रिन सिक्रीशन जब बढ़ता है तभी एंजाइम सिक्रीशन बढ़ता है, HCl सिक्रीशन बढ़ता है, जब गैस्ट्रिन सिक्रीशन बढ़ता है। तो अगर हमें गैस्ट्रिन सिक्रीशन को बढ़ाना हुआ तो उस केस में हमें क्या करना होगा, H3 रिसेप्टर को ब्लॉक करना होगा। इसका अच्छा, H3 रिसेप्टर मेनली CNS पे काम करता है, इसीलिए जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका जो है, तो न्यूरोट्रांसमीटर को जो ऊपर होगा उसको
ला के नॉर्मल करेगा और नीचे होगा तो उसको नॉर्मल करेगा ला के ऊपर। तो इस तरीके से हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट पढ़ लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसी भी चीज़ का जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।